गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अराउंड आप लोगों के 20+ यानी कि 25 के अराउंड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब मैं बोलता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इसका मतलब क्या होता है। ये एक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में। यानी कि यहाँ पे सिटीजन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिटीजन ही रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन होता है? जो भारत में 6 महीने से रह रहा है या इंटेंडेड टू स्टे इन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है। अब इसमें जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना ट्रांजेक्शन्स को रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में, तो इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, कंपनीज भी आ जाती है, प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट भी आ जाती है। जनरली हम इसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं 1 साल की ड्यूरेशन के बेसिस पे, 1 साल की ड्यूरेशन के बेसिस पे। ओके। अब हम लोग जल्दी से इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने क्या सीखा अब तक? हम लोगों ने सीखा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है? इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। किस चीज की? इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो क्या बोला सबसे पहले मैंने, सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड है। ठीक है। किस चीज का है? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। जब मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक तो इसका मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बाद बोलता हूँ मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसी हो जाती हैं? बाइंग एंड सेलिंग। किस किस तरह की? मतलब कि कुछ भी हो सकता है, शेयर हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, एफडीआई एंड ऑल दैट। इस तरह की जो चीजें होती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो इकोनॉमिक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि बाकी पूरे संसार के साथ। ठीक है। बिटवीन किस किस के बीच में? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुन देखो, जब मैं बोलता हूँ ना कि इंडिया ने कोई कोई सामान बाहर भेजा, इंडिया ने कोई सामान बाहर भेजा, तो उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, लेट से इंडिया ने कोई सामान भेजा यूएसए, यूएसए के पर्सपेक्टिव से ये सेम चीज है, इंपोर्ट। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया का डेबिट, इंडिया का डेबिट, अगर इंडिया के अकाउंट में से कुछ पैसे जा रहे हैं तो दूसरी कंट्री का क्रेडिट होगा, राइट? दूसरी कंट्री का क्रेडिट होगा। यानी कि हम लोग अगर पूरे वर्ल्ड का बीओपी देखें तो वो क्या मिलेगा सर? वो मिलेगा जीरो। पूरे वर्ल्ड का बीओपी जीरो मिलेगा, क्योंकि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करा तो वहां से इंपोर्ट भी हो रहा है। अगर आप लोग इनके मतलब कि अगर इनको वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा एट द एंड, राइट? यहाँ से अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो ओवरऑल ये बीओपी जीरो ही आएगा। अब देखो हॉरिजेंटली क्या है ना, अब इसको डिवाइड किया गया है। किस चीज में डिवाइड किया गया है? एक तो किया गया है इसको डिवाइड कैपिटल अकाउंट में, और एक किया गया है करंट अकाउंट में। ठीक है। आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अब ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है ना, इस ये प्रिपेयर किया जाता है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। प्रिपेयर बाय आरबीआई। किसके बेसिस पे? कोई फॉर्मूला है? हाँ जी, कोई फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? आईएमएफ ने एक फॉर्मूला दे रखा है काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं बीपीएम 6 मैनुअल। ठीक है। बीपीएम 6 स्टैंडर्ड। ठीक है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, लेट से इंडिया है, इंडिया इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया तो सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड रखेगा ना, इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया। ठीक है। ऐसे यूएस से अपना रिकॉर्ड रखेगा। तो हमें कोई एक ऐसी कंट्री चाहिए, मतलब कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए जो पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड रख सके। तो जो पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड रखती है ना, वो होती है आईएमएफ। आईएमएफ। ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि इंडिया अपना रिकॉर्ड रखेगा, यूएसए अपना, चाइना अपना, लेकिन पूरे वर्ल्ड का भी तो रखना पड़ेगा ना किसी को, तो वो करती है आईएमएफ। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इसके अंदर जाके देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे करंट अकाउंट की। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। अब देखो इसको ध्यान से समझना। ओके। तो चलिए पढ़ते हैं हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जब मैं बात करता हूँ करंट अकाउंट की तो इसमें ना बेसिकली 3 4 चीजें आती है। ठीक है। जब भी मैं बात करूँ कैपिटल की, जैसे हम लोगों ने जब हम लोग डेफिसिट पढ़ रहे थे, बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। जब भी कैपिटल की बात आई ना तो जनरली चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होगा, राइट?
करंट अकाउंट में क्या है, करंट अकाउंट बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेगा कि फ्यूचर के लिए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है, कोई फ्यूचर लाइबिलिटी या कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा। ओके, अब इसको देखते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रेड अकाउंट। इस ट्रेड अकाउंट को हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज अकाउंट ऑल्सो, मर्चेंडाइज अकाउंट ऑल्सो। इसमें क्या आएगा सर, इसमें बेसिकली आएगा आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, मतलब कि भारत ने टोटल कितना एक्सपोर्ट किया, टोटल कितना इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हम लोगों ने बाहर कितनी सर्विस भेजी, ठीक है, हम लोगों ने बाहर कितना गुड्स भेजा, सॉरी। यहाँ पे जब मैं बात करूँ ट्रेड अकाउंट को, मर्चेंडाइज अकाउंट की, तो यहाँ पे सारी की सारी बात होगी गुड्स के सिनेरियो में, गुड्स के सिनेरियो में जो हम लोग सामान बाहर भेजते हैं, ठीक है। लेट्स से इंडिया ने बाहर सामान भेजा 100 रुपए का, ठीक है, और हम लोगों ने इंपोर्ट किया 120 रुपए का, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कितने का हो गया, भेजा 100 रुपए का है, मंगवाया 120 का है, तो 20 रुपए यानी कि -20 रुपए का हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ट्रेड डेफिसिट। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। लेकिन इमेजिन ए सिनेरियो, अगर हम लोगों ने 120 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 100 रुपए का इंपोर्ट किया, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कितने का हो जाएगा, 20 रुपए का, ठीक है। लेकिन जनरली हमारा जो ट्रेड अकाउंट है ना वो नेगेटिव में ही रहता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल अकाउंट। अब इसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल भी बोलते हैं, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ इनविजिबल, इसमें तीन चार चीजें आती है, क्या क्या आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला इनविजिबल क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है सर्विसेज की, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, इंडिया ने एक एक जैपनीज को हायर किया, ठीक है, इंडिया ने एक जैपनीज को हायर किया मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए, कि भारत में ना कुछ एडवांस मेट्रो सिस्टम चाहिए, उसके लिए इंडियन ने जैपनीज को हायर किया। तो बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, हम लोगों ने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि हम लोगों ने बाहर से किसी और की सर्विसेज को बोरो किया, राइट, तो इसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लेकिन लेट से हमारे कोई बंदा है, ठीक है, हमारे यहाँ आईटी वाले बंदे हैं, वो यूएसए में जाके काम करे, तो वो क्या करे हम लोग, वो करें हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो गाइज ये कंसेप्ट आप लोग के क्लियर होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट और बताता हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है, वो कॉमन मतलब कि ना भारत में आया आईपीएल देखने, भारत में आईपीएल देखने आया। ये कहाँ से आया, ये आया भाई साहब लेट से ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से देखने आया आईपीएल। यहाँ पे ट्रेविस हेड वगैरह है, तो आईपीएल में ना तो उसकी बैटिंग देखने आया होगा, फैन होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से बंदा आईपीएल देखने आया। अब मुझे ये बताओ, ये भारत के पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, बस आप मुझे इतना सा बताओ, ठीक है। ओके, सो गाइज मैं आप लोगों का यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया का बंदा आईपीएल देखने भारत में आया, भारत में आया तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जब भारत में आया होगा तो ये क्या लेके आया होगा, कुछ डॉलर वॉलर लेके आया होगा, नहीं अपनी वहां की करेंसी लेके आया होगा, तो इसने एक्सचेंज कराया होगा। तो एक्सपोर्ट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, लेट से इंडिया ने बाहर चावल भेजे, ठीक है, इंडिया ने बाहर चावल भेजे, जब हम लोग बाहर चावल भेजे, वो क्या करे, वो हमको डॉलर में पे कर रहे हैं या किसी और चीज में पे करे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम करेंसी बेसिकली बाय करते, मतलब कि अर्न करते हैं, राइट, हम कोई ना कोई जो नई करेंसी है उसको हम लोग एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोर्ट ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भारत में आके सर्विसेज को कंज्यूम करेगा एंड ऑल दैट, तो क्या करे, तो भारत अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन लेट से ऑस्ट्रेलिया से ही कोई बंदा आया, सेम बंदा आया, अब इमेजिन ए सिनेरियो, ये कोई डॉक्टर है, ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और जरूरत पड़ गई होगी, ठीक है, ये यहाँ पे आया, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होगा, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफी एडवांस है, तो ये डॉक्टर यहाँ पे इंडिया में सर्विस देने आया, कोई पेशेंट को देखने आया जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में है और काफी हाई फाई पर्सनैलिटी है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये एक्सपोर्ट कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इनविजिबल अकाउंट की बात करें, मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप लोग को बता दिया। उसके बाद आएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब ये होता है, इमेजिन ए सिनेरियो कि ऐसे समझो, फैक्टर ऑफ इनकम में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लेट से इंडिया से काफी सारे लोग गल्फ कंट्रीज में गए हुए, क्यों गए हुए गल्फ कंट्रीज में, लेट से वो जा वहां वहां पे जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, किस चीज में दे रहे हैं, वो लेबर कर रहे हैं, वो लेबर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जो बेसिकली वहां पे जाके काम करे, वहां से कुछ पैसा कमाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही लेट से गल्फ कंट्रीज के कोई बंदे हैं, गल्फ कंट्रीज के कोई लोग हैं, वो भारत में आके काम करे और भारत में आके पैसा कमा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, यानी कि वो भी अपना लेबर दे रहे हैं भारत में, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पैसा कमाएंगे। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड का मतलब क्या होता है। अब इसमें वही सारी चीजें आ जाती है आप लोग की, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर ये क्या होता है सर, करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे एक तो आ गया ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या आ गया, यानी कि आपने कोई सर्विस नहीं दी, बस गवर्नमेंट ने आपको मतलब आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, बाहर से आ गए, लेट से रेमिटेंसीज आ गया, बाहर से रेमिटेंसीज आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये कहाँ पे कैलकुलेट होगा आपका, ये आपका यहीं पे कैलकुलेट होगा करंट ट्रांसफर में, ठीक है। करंट ट्रांसफर किसके अंदर है, इनविजिबल के अंदर है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सारे गिफ्ट, ग्रांट, सारी चीजें यहीं पे आ जाती है। गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, वो सारी चीजें आ जाएगी। तो ये सारा का सारा अगर हम इस पूरे को मर्ज कर दे, तो ये सारा का सारा मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा करंट अकाउंट, ठीक है। जनरली हमारा जो ट्रेड अकाउंट है वो माइनस में रहता है, हमारा जो इनविजिबल है ये हमारा प्लस में रहता है। आप लोग 125 मिलियन डॉलर, तो इंडिया जो है वो काफी मतलब कि टॉप पे रहता है रेमिटेंसेस के मामले में। रेमिटेंसेस होता क्या है, अब आप लोग एक बार इसको भी समझिए। गाइस देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि इमेजिन ए सिनेरियो, दो चीजें होती है। पहले तो आप लोग दो चीजें देखो, सबसे पहला जो होता है वो होती है प्राइमरी इनकम, ठीक है, प्राइमरी इनकम। और दूसरा होता है सेकेंडरी इनकम। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। प्राइमरी इनकम का मतलब हो गया जो भी हम लोगों ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया था ना, नेट फैक्टर इनकम, यानी कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर, इनके थ्रू अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके कुछ पैसा कमा रहे हो, तो उसका नेट वैल्यू, यानी कि मतलब कि जो फॉरनर्स आपके इंडिया में कमा रहे हैं और जो हमारे लोग बाहर गए हुए वो कमा रहे हैं, उनको एडजस्ट करके उनकी कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो ये तो होगी प्राइमरी इनकम। अब सेकेंडरी इनकम क्या होती है, सेकेंडरी इनकम होती है जनरली, इसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस टाइप, ठीक है। जो ये रेमिटेंसेस वगैरह नहीं होते, इसको हम लोग सेकेंडरी इनकम बोलते हैं। और जो हमारी प्राइमरी इनकम है ना, ये जनरली नेगेटिव में रहती है, और जो सेकेंडरी इनकम है ये जनरली पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लेट से इंडिया से आपका कोई कजिन है, ठीक है, इंडिया से आपका कोई कजिन है, वो चला गया बाहर, एब्रोड चला गया, वो चला गया कनाडा, ठीक है। कनाडा में गया, लेट से ये गया फरवरी 2024 में, ठीक है। अब इसने क्या किया, अगस्त तक इसको जॉब वॉब मिल गई और ये पैसे भेजना स्टार्ट कर दिया। तो इसने अगस्त में घर पे पैसे भेजे, ठीक है। तो क्या ये रेमिटेंसेज में आएगा, नहीं, ये रेमिटेंसेज में नहीं आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। कोई भी, ये आपका जो आएगा ना, ये आएगा आपका प्राइमरी इनकम में। क्यों आएगा सर प्राइमरी इनकम में, क्योंकि एज पर द रेमिटेंसेज आप लोगों को एक चीज समझनी है। अगर कोई भी बंदा बाहर जाके, मतलब कि अगर उसको बाहर गए हुए 1 साल नहीं हुआ है, विद इन लेस देन 1 ईयर के अंदर कोई पैसा वैसा भेज रहा है, तो वो सारा का सारा हमारा प्राइमरी इनकम में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर वो मोर देन, यानी कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद वहां से पैसा भेज रहा है, तो वो हमारा रेमिटेंसेज में कंसिडर किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीजें आप लोग को याद रखनी है, ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर कोई भी बंदा गया और 2-3 महीने में ही पैसा कमा के भेजने लगा तो आप उसको रेमिटेंसेज बोल दोगे, नहीं। ये कंडीशन ही है कि 1 साल के बाद की जो मतलब कि पैसा आएगा उसको रेमिटेंसेज बोलेंगे। आई होप गाइज दिस इज क्लियर। नाउ आप लोग का करंट अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बस 2 वर्ड याद रखो कैपिटल अकाउंट के लिए, और कुछ याद ही मत रखो, 2 वर्ड बोलूंगा, अगर वो याद रह गए तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए कैपिटल अकाउंट का, यू विल बी एबल टू सोल्व, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, एक तो है इन्वेस्टमेंट और एक है बोरोइंग, बस। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, ये 2 वर्ड इज मोर देन इनफ। जब मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो जनरली यहाँ पे क्या आ जाता है, इसमें हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, ठीक है। या फिर आप लोग का मतलब कि एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये सारी चीजें हो गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट में। ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगी जनरली बोरोइंग या फिर लैंडिंग, दूसरी जगह पे, ठीक है। बोरोइंग कैसी, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट हो गया इंडिया में, ठीक है। या फिर बायलेटरल, हम लोगों ने कुछ बोरो किया है कहीं से, या फिर मल्टीलेटरली हम लोगों ने कहीं से बोरो किया है, लेट्स से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, ठीक है। वो सारी चीजें यहीं पे आ जाएगी, इसको बोलोगे बोरोइंग और लैंडिंग। तो आप लोगों को क्या याद रखना है,
इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और लेंडिंग, ये दोनों के दोनों कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। इसके अलावा और कुछ आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैंने क्या समझा दिया, मैंने समझा दिया आप लोगों को करंट अकाउंट, मैंने समझा दिया आप लोगों को कैपिटल अकाउंट। जब करंट अकाउंट की बात की थी हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीजें देखी। क्या क्या देखा? सबसे पहला देखा हम लोगों ने मर्चेंडाइज ट्रेड। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे लास्ट में देखा हम लोगों ने ट्रांसफर पेमेंट्स देखे, राइट, करंट ट्रांसफर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इनकम और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम जनरली हमारी नेगेटिव रहती है और जो सेकेंडरी इनकम है ये जनरली हमारी पॉजिटिव रहती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। ये हमारी क्या रहती है? ये हमारी जनरली पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब इमेजिन ए सिनेरियो, जो हमारा करंट अकाउंट है, मर्चेंडाइज अकाउंट है, ये लेट से यहाँ पे है 100 रुपए। ठीक है, हम लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ओवरऑल 100 रुपए ही वो किए। ठीक है, मतलब कि जनरली ऐसे समझो कि लेट से हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है 220 रुपए का। ठीक है, और हम लोगों ने इंपोर्ट किया है लेट से 320 रुपए का। यानी कि हम लोगों ने 220 रुपए का सामान भेजा, 320 रुपए का मंगवाया। तो अगर हमें इसके नेट वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? -100। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेड डेफिसिट। अब यहाँ पे आ जाओ, लेट से हम लोगों ने ओवरऑल समझते हैं ओवरऑल। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आया +120, +120। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस। क्यों हो जाएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस? क्योंकि 120 में से माइनस का 100 घटाओगे तो 20 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये है ना करंट अकाउंट है, सॉरी करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ये जो हमारा करंट अकाउंट है ना, ये मैक्सिमम टाइम नेगेटिव में ही रहता है। यानी कि ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट ने इतना ज्यादा हाई होता है कि जो ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल है ना, ये भी इसको पॉजिटिव नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? लेट से यहाँ पे -100 है ना, तो हम सारा का सारा पैसा कमा के भी लेट से हम लोगों ने बैलेंस ऑफ इनविजिबल से 80 रुपए कमाए, तो भी कितने का हो गया? -100 + 80, तो भी -20। यानी कि -20 हमारा क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, अगर आप लोगों का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट लेस देन है किस चीज से? कैपिटल अकाउंट फ्लो से, कैपिटल अकाउंट फ्लो से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे हम, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बढ़ रहा है। आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बढ़ रहा है, एक्रीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन आपका अगर करंट अकाउंट डेफिसिट, ये यहाँ पे करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट, आई थिंक मैंने गलती से मेरे मुंह से बार बार कैपिटल निकला, आई डोंट नो व्हाई, कोई नहीं। ये करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप लोगों का लेस देन है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट से, तो एक्रीशन होगा। अगर ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल अकाउंट फ्लो से, तो क्या होगा? तो आपकी जेब से डिप्लीशन होगा, डिप्लीट होगा आपका फॉरेक्स रिजर्व। मतलब इसको समझते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में समझते हैं। लेट्स से कैपिटल करंट अकाउंट हम लोग का, ये करंट अकाउंट है, ये आ गया -20। ठीक है, ये आ गया -20। और जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट से लेट्स से ओवरऑल हम लोग का आ गया 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आ गया। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना का आएगा? 100 में से अगर 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा नेट, नेट आ जाएगा ये 80 रुपीज। यानी कि जो 80 रुपीज है ना, मतलब कि जो 80 रुपीज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 80 रुपीज हो जाएगा आप लोगों का फॉरेक्स रिजर्व। यानी कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व था उसमें 80 रुपीज ऐड हो जाएंगे। लेकिन इमेजिन ए सिनेरियो, आपका जो करंट अकाउंट है ना वो है आप लोगों का, लेट्स से इमेजिन ए सिनेरियो, ये है -300। ठीक है, ये -300 है। और जो आप लोगों का कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट -300 है, और जो कैपिटल अकाउंट है वो है आप लोगों का लेट्स से 400। ठीक है, तो क्या होगा? तो भी फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गए 100 रुपए। लेकिन अगर ये कैपिटल अकाउंट आप लोग का 200 रुपए है, तो क्या हो जाएगा? तो फिर भी ओवरऑल करने के बाद में माइनस का 100 रह जाएगा। यानी कि माइनस का 100 रुपीज आरबीआई को अपनी रिजर्व से देने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगर आप लोग का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लेस देन है मर्चेंडाइज इंपोर्ट से, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। अगर आप लोग का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज्यादा है मर्चेंडाइज इंपोर्ट से, तो ट्रेड सरप्लस होगा। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग ये इतना हो चुका है, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला ये हम लोग कर चुके हैं, नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड इज नेगेटिव फॉर इंडिया, ये मैं बता चुका हूँ। हमारा जनरली जो बेसिकली वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव रहता है।
ट्रेड टू जीडीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओवरऑल हमारा कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है, इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो निकल के आ जाएगा। और जो इंडिया का ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है ये जनरली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू चाइना। इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो है ओनली 1.8%, ठीक है। इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट में वो है 4.4%, ठीक है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट कर जितने पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना उसका 1.8% इंडिया करता है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सर्विसेज एक्सपोर्ट होते हैं ना उसका 4.4% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना ओवरऑल, इसमें गुड्स भी आ गया सर्विसेज भी आ गया, वो करता है इंडिया 2.4%। तो ये आप लोग को याद रखना है, ओके। 1.8, 4.4, 2.4, ये हम लोग कर चुके हैं सारा का सारा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ गुड है, यानी कि हम लोग बाहर से ना ज्यादा सामान मंगवाते हैं एज कम्पेयर टू भेजने के। तो हमारे जो इंपोर्ट्स है ना वो हमेशा ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट से। इसीलिए जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा से ही नेगेटिव रहा है 1991 रिफॉर्म्स के बाद से। एक्सेप्शन रही है 2-3 सालों की, लेकिन और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव सिंस 1947 ऑल्सो। मतलब कि 1991 से अब तक तो रहा ही है नेगेटिव, 1947 से भी नेगेटिव ही था। तो यानी कि इंडिया जो है वो एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है गुड्स के मामले में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है। इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में था फर्स्ट टाइम। मैंने क्या बोला था, इंडिया करंट अकाउंट जनरली उसमें रहता है नेगेटिव में, लेकिन फर्स्ट टाइम ये सरप्लस में था 2020 और 21 में, फर्स्ट टाइम, ठीक है, पिछले 17 सालों में। लेकिन 2023 में फिर से ये अब डेफिसिट में चला जाएगा। नेट एक्सपोर्ट में आप लोगों को समझा चुका हूँ। नेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एज ऑफ नाउ इट इज -2%, इट इज -2%। बैलेंस ऑफ ट्रेड जनरली हम लोग गुड्स कंसिडर करते हैं। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव रहेगा, ट्रेड सरप्लस होगा। इसका मतलब यह है कि लेट से हमने 100 रुपए का सामान बाहर भेजा और 80 रुपए का मंगवाया तो 20 रुपए सरप्लस हो गया। अगर हमारे इम्पोर्ट ज्यादा, लेट से हम लोगों ने 100 रुपए का सामान बाहर भेजा, सॉरी इम्पोर्ट, अगर हम लोगों ने 100 रुपए का सामान मंगवाया और 80 रुपए का भेजा तो कितना हो जाएगा, तो ये 20 रुपए हो जाएगा माइनस का। तो इसको बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो मतलब कि एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये है हमारा एज ऑफ नाउ 45%। तो दिस आर द फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, ये इन्वॉल्व करता है लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स को, डील करता है इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग के साथ। इसके कंपोनेंट क्या है, जनरली बोरोइंग एंड लैंडिंग फॉरेन कंट्री से, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, और ये चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज होता रहता है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इंडिया नेट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, वी हैव सीन इट। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है वो मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेट प्राइमरी इनकम हमारा नेगेटिव रहता है, यानी कि फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज लोअर देन फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। नेट प्राइमरी वही आप लोग का वही आ जाएगा ना, फैक्टर ऑफ इनकम से पैसा, मतलब कि हमारे लोग बाहर जाए कतर में पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग बाहर के इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं, उनको अगर एडजस्ट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव ही आएगा। नेट सेकेंडरी इनकम हमारी पॉजिटिव रहती है। सेकेंडरी इनकम क्या होगी, रेमिटेंसेज। तो इंडिया एज ऑफ नाउ वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब कि जितने भी रेमिटेंसेज आते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट आते हैं इंडिया में। ये है $125 बिलियन, मैंने वहां पे मिलियन बोल दिया था, पार्डन मी, दिस इज $125 बिलियन। और जो नेट सेकेंडरी इनकम है उसमें आपका ट्रांसफर, रेमिटेंसेज, डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। ट्रेंड इन बीओपी क्या है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट अकाउंट सरप्लस तो बीओपी हमारा नेगेटिव रहेगा। इमेजिन ए सिनेरियो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है -100 और कैपिटल अकाउंट सरप्लस है +80, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में नेगेटिव में रहेगा। यानी कि यहाँ से फॉरेक्स रिजर्व हमारे कम हो गए क्योंकि तो खुद से देना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, लेट से ये है हम लोग का -100 और कैपिटल अकाउंट है हम लोग का +180, तो 80 रुपए कमाए तो ये 80 रुपए फॉरेक्स रिजर्व में ऐड हो जाएंगे। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सोल्व क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज a systematic record of capital movement from one country to another, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री ऑफ वन गवर्नमेंट टू अनदर। गलत, इसमें प्राइवेट भी आ जाते हैं इंडिविजुअल भी। गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, नॉट इन, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ी इंपोर्ट भी आ जाता है, सर्विसेज भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ए ईयर। देखो ये ए और डी में देखो, कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, कैपिटल मूवमेंट की बात कराइए, ठीक है। मतलब कि इसमें सर्विसेज एंड ऑल दैट वो सब इंक्लूड, ये गलत हो जाएगा।
ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली है, ये ठीक है, बट ये टोटली ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, जबकि बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी तो होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, समझ रहे हो, और सर्विसेज भी होती है, ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती है, सारी चीजें होती है, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर ए। नेक्स्ट है विद 2013 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग, फॉरेन लोन्स क्या है भाई, बोरोइंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंसेस कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा करंट अकाउंट में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक है, 124 124 बी हो गया आंसर। इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मर्चेंडाइज अकाउंट बोलते हैं, फॉरेन एसेट नहीं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल बिल्कुल ठीक है, सर्विसेज बोलते हैं जिसको, स्पेशल ड्राइंग राइट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 and 3, 1 and 3 बी। In terms of economy, the visit by a foreign national to witness the Commonwealth Games in India amounted to, भाई कोई बंदा आया है बाहर से इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम देखने, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था ना, कि ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा आया है आईपीएल देखने, ट्रेविस हेड को देखने, तो उस सिनेरियो में क्या क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, प्लीज आप लोग मुझे उसका आंसर भी दीजिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं। चलो देखो, जनरली आप लोग एक बात बताइए, लेट्स से आप लोग 40 रुपए में 1 किलो चावल लाते थे, ठीक है, 1 kg राइस। अब क्या हुआ, 2-3 सालों बाद या अगले ही दिन, इमेजिन सिनेरियो, 40 रुपए में अब आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है ½ kg राइस। तो मुझे ये बताओ, आपके जो रुपए है उसकी वैल्यू गिर गई या नहीं गिरी, बिल्कुल गिर गई सर, क्योंकि पहले सेम 40 रुपए में मुझे 1 किलो राइस मिल रहे थे, अभी 40 रुपए मुझे ½ किलो राइस मिल रहा है, तो वैल्यू तो गिर गई 50%, है नहीं। अब इमेजिन सिनेरियो, $1 है, $1 पहले आता था 50 रुपए का, यानी कि $1 का मतलब होता था 50 रुपए। अब सेम डॉलर खरीदने के लिए अगर मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर की वैल्यू गिरी या नहीं गिरी, बिल्कुल गिरी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग $1 50 रुपए में खरीद सकते थे, अब सेम डॉलर खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इमेजिन ए सिनेरियो, पहले $1 हम लोग 50 रुपए में खरीद सकते थे, अब सेम डॉलर को खरीदने के लिए हम लोग को देने पड़ेगा 40 रुपए, इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्यों? क्योंकि हमारी जो करेंसी है ना, उसकी वैल्यू स्ट्रोंगर होगी। पहले मुझे 50 रुपए में $1 मिला था, मुझे 40 में ही मिलने लगा $1, 50 रुपए में मुझे $1 से ज्यादा मिल जाएगा, अब समझ रहे हो। इसीलिए हमारी जो करेंसी है ना, वो अप्रिशिएट कर गई। आई होप गाइस दिस इज क्लियर कि डेप्रिसिएशन में 50 से 80 कैसे हो गया, एप्रिसिएशन में 50 से 40 कैसे हो गया, ये काफी सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है। अब हम लोग समझते हैं, एक पेन की कीमत है 10 रुपए, ठीक है। यूएसए से जॉन स्नो है एक बंदा, जॉन स्नो, इसने पेन ऑर्डर किए, ठीक है। जब ये पेन ऑर्डर करा था ना, लेट से $1 है 50 रुपए का, ये नॉर्मल सिचुएशन लेके चलते हैं, ठीक है। $1 है 50 रुपए का, तो जॉन स्नो कितने पेन मंगवा सकता है भारत से, 5 पेन, है नहीं, क्योंकि 10 रुपए का एक पेन है, 50 रुपए, 5 पेन आ जाएगा $1 में। अब इमेजिन सिनेरियो, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, डेप्रिशिएट कर गई तो $1 80 का हो गया, $1 कितने का हो गया, 80 का। अब जॉन स्नो कितने पेन मंगवा सकता है, अब जॉन स्नो मंगवा सकता है 8 पेन, 8 पेन, ठीक है। तो यानी कि पहले सेम डॉलर में इसको 5 पेन मिल रहे थे, अब सेम डॉलर में इसको 8 पेन मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ये और ज्यादा पेन मंगवाएगा क्योंकि इसको सस्ता मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, यानी कि जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। अब $1 हो गया भाई साहब 40 रुपए का, ठीक है, $1 हो गया 40 रुपए का। ये थी नॉर्मल सिचुएशन, ये थी डेप्रिसिएशन वाली सिचुएशन, ये है एप्रिसिएशन वाली सिचुएशन। क्योंकि $1 से अब पहले $1 50 का था, अब 40 का हो गया, अब कितने पेन आएगा, अब आएगा 4 पेन। यानी कि जो जोन है वो क्या करेगा, अब इसको कम पेन मिल रहे हैं, तो ये अपना इंपोर्ट मतलब कि ये एक्सपोर्ट कम कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो
अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हमारी करेंसी होगी डेप्रिशिएट। क्या हो गई भाई साहब, करेंसी होगी डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट जब करेंसी होगी तो ये सारे सिनेरियो हम लोग देख चुके हैं, राइट। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में और बता देता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन ए सिनेरियो, पहले हम लोग ना ईरान से ऑयल परचेस करे थे, ईरान या इराक से। $1 में उस टाइम पे थे 50 रुपए, ठीक है। और हम लोग लेट से $100 का ऑयल दिल्ली पर से परचेस करे थे, $100 का। तो हम लोग आइडली इनको कितने रुपए दे रहे थे? इनको दे रहे थे हम लोग आइडली 5,000 रुपए, ठीक है, ऑयल खरीदने के लिए। अब लेट से $1 हो गया 80 रुपए का। तो अब हम इनको कितने डॉलर तो हम अब भी सो ही देंगे क्योंकि डॉलर में ट्रेड हो रही है। अब हम इनको कितने रुपए देंगे? अब हम इनको रुपए देंगे भाई साहब 8,000, ठीक है, 8,000। लेट से अब $1 हो गया 40 रुपए का। ये हो गया करेंसी एप्रिशिएट। अब हम इनको कितने रुपए देंगे? देंगे तो अब भी 100 डॉलर। अब हम लोग इनको देंगे 4,000 रुपए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये थी नॉर्मल सिचुएशन, ये है हमारी डेप्रिशिएशन वाली सिचुएशन, ये है हमारी एप्रिशिएशन वाली सिचुएशन। जब करेंसी डेप्रिशिएट करी तो हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो गया? वो महंगा हो गया। महंगा होगा ना, तो इसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर तेल महंगा होगा तो पूरी कंट्री में सारी चीजें महंगी हो जाएगी, दूध दही एंड ऑल दैट, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट से इधर से उधर जाते हो सारी चीजें महंगी हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर करेंसी अप्रिशिएट करी, पहले हम 5,000 रुपए दे रहे थे, अब हम 4,000 रुपए दे रहे हैं, चीजें सस्ती हो गई भाई। यानी कि जब करेंसी अप्रिशिएट करती है तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो क्या हो जाता है? इम्पोर्ट बेटर हो जाता है, बेटर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अगर इतना समझ में आ गया तो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना भी करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन है ना, किस चीज पे डिपेंड डिपेंड करता है? वो करता है मनी एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे, डिमांड एंड सप्लाई पे। इमेजिन अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, और सप्लाई सेम है। अगर हम लोग सप्लाई को कांस्टेंट रखें और एकदम से डिमांड बढ़ा दे तो क्या कर जाएगी उसकी वैल्यू? क्या कर जाएगी भाई, एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अभी वैसे इसका आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ गई और उसकी डिमांड सेम है तो क्या कर जाएगी वैल्यू? आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर आप लोग समझ चुके हो कंसेप्ट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन सबसे पहला ट्रेड इम्बैलेंस। लेट से एक कंट्री ट्रेड डेफिसिट को एक्सपीरियंस करिए। ट्रेड डेफिसिट अभी हम लोगों ने समझा था, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो जहां पे जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, वो एक्सीड कर गए हैं एक्सपोर्ट को। यानी कि हम लोग इंपोर्ट करें 200 रुपए का सामान बाहर से और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग 100 रुपए का। तो यानी कि क्या हो गया, हम बेच तो 100 रुपए का सामान रहे, मंगवा 200 का रहे हैं। तो यानी कि 100 रुपए हमारा क्या हो गया भाई साहब? 100 रुपए हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट। उस सिनेरियो में क्या होगा? मे सी इट्स करेंसी डेप्रिशिएट एज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस टू पे फॉर द एक्सेस इंपोर्ट। अब क्या हो जाएगा भाई, जो ये 100 रुपए ट्रेड डेफिसिट है जो माइनस का 100 रुपए है, लेट से ओवरऑल अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो ये 100 रुपए कहाँ से देने पड़ेंगे? फॉरेक्स रिजर्व से देने पड़ेंगे ना। फॉरेक्स रिजर्व से अगर पैसा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो हमें क्या चाहिए होगा फॉरेक्स रिजर्व के लिए? डॉलर चाहिए होगा, ठीक है, डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब अगर हमें डॉलर में पे करना है तो डॉलर की डिमांड क्या होगी? डॉलर की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारी जो करेंसी करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। कैसे कर जाएगी सर डेप्रिशिएट? समझते हैं चलो। तो गई थोड़ा सा करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट को समझ लेते हैं, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, भारत में ना 50+ कंपनी आ गई, ठीक है। 50+ जो है वो फॉरेनर कंपनी आ गई, ठीक है। ये क्या करना चाह रही है? भारत में बिजनेस करना चाह रही है। तो भारत में बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होगा? इनको इंडियन रुपीज चाहिए होगा। ये क्या से लेके आएगी? फॉरेन करेंसी आया होगा, लेट से डॉलर लेके आई है, ठीक है। और इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए रुपयाज, ठीक है। अब ये गए एक्सचेंज मार्केट में। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यहाँ पे जो बंदा था ना उसके पास था लिमिटेड रुपया,
लिमिटेड रुपया था, क्योंकि भाई ज्यादा पैसा डाल दिया अगर इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो हमारे पे यहाँ पे था इसके पास लिमिटेड रुपया। अब ये लाइन में लगे हुए हैं 50 कंपनी, ठीक है, 50 कंपनी जो है ना ये लाइन में लगी हुई है, ठीक है। ऐसे एक सिनेरियो इमेजिन करो, $1 की कीमत है 50 रुपए। अब जो ये पहली वाला बंदा था ना, $1 जो 50 रुपए था, पीछे से दूसरा बंदा बोला कि चाहे आप मुझे $1 में ना 35 रुपए 45 रुपए दे देना, लेकिन आप पहले मुझे दे दो, ठीक है। दूसरा बोला नहीं मुझे भी चाहिए, चाहे आप मुझे $1 में 40 रुपए दे दो। यानी कि बेसिकली क्या है, $1 में आते तो 50 रुपए है, क्योंकि रुपए की ना वैल्यू बढ़ी हुई है, रुपए की क्या है वैल्यू बढ़ी हुई है, डिमांड है क्योंकि इसकी, ठीक है। डिमांड है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो गया, पहले $1 में 50 रुपए आते थे, क्योंकि रुपया महंगा हो गया ना हमारा, बिकॉज ऑफ द डिमांड, हर कोई मांग रहा है तो रुपया महंगा हो गया। इसको ऐसे समझो, मार्केट में लेट से 10 किलो आलू है, बस मार्केट में 10 किलो ही आलू है, खरीदने वाले हैं बहुत सारे, सबके पास पैसा है। पहला बंदा आया, मार्केट में आलू की कीमत है 50 रुपए किलो, पहला बंदा आया तो ये बोला कि 50 रुपए किलो है, लेकिन पीछे से एकदम से दूसरा बोला मैं तुझे ना 100 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन आलू मुझे दे, क्योंकि इसको मालूम है आलू खत्म हो गए ना तो इसको नहीं मिलेंगे, समझ लो। तीसरा बोला मैं 150 देने को तैयार हूँ। तो बेसिकली क्या है, सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ गया। यहाँ पे भी क्या है, रुपए की सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। $1 में 50 था, 45 हो गया, फिर 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है करेंसी एप्रिशिएट। करेंसी एप्रिशिएट क्यों हो रही है, करेंसी एप्रिशिएट वो इसलिए हो रही है क्योंकि सबको रुपया चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब इमेजिन अनदर सिनेरियो, लेट्स से यूएसए में क्या हो गया, यूएसए में ना, यूएसए का जो बैंक था वो उसने इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा दिए, ठीक है। यूएसए के बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ठीक है। भारत में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था, लेट्स से यूएसए में इंटरेस्ट रेट देने लगे 9%। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है लो, ठीक है, कि आप अपना पैसा डिपॉजिट कराओ और आपको बदले में मतलब कि एनुअली 9% का रिटर्न मिलेगा। तो क्या हो गया कि जितने भी फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था वो सारे के सारे अपना पैसा निकाल के एकदम से भागने लगे, बाहर, भारत से बाहर भागने लगे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा भाई साहब, इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होगा, जितने भी लोग भारत में बिजनेस कर रहे थे उनके पास क्या था, रुपया था, वो एकदम से एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे हमें डॉलर चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें आपकी कंट्री छोड़ के जानी है। ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं। अब क्या हो गया भाई, डॉलर तो लिमिटेड है लेकिन एकदम से इसकी डिमांड बढ़ गई, एकदम से डिमांड बढ़ गई। अगर डॉलर की डिमांड एकदम से बढ़ गई तो रुपए की डिमांड गिर जाएगी। तो यानी कि क्या होगा, अब करेंसी क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। कैसे करेगी डेप्रिशिएट, लेट से $1 था 50 रुपए का, जो ये आगे वाला बंदा खड़ा था ना, ये बोला कि भाई मैं मेरे इसके पास क्या है, इसके पास अभी रुपये है, इसके पास रुपये है और इसको चाहिए क्या, इसको डॉलर चाहिए। तो ये बोला लेट से $1 50 का, तो ये बोला मैं ना 60 रुपए देने को तैयार हूँ $1 खरीदने के लिए। दूसरे वाला बोला अरे मैं 65 रुपए देने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे छोड़ के जाना जल्दी से। तीसरा बोला मैं 70 रुपए देने को तैयार हूँ। तो बेसिकली सिनेरियो में क्या होगा, आपके जो डॉलर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये करेंसी हमारी कर जाएगी डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको समझते हैं। मैंने ये समझा दिया था ट्रेड इम्बैलेंस कैसे, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, अगर लेट से आपकी कंट्री लोअर इंटरेस्ट रेट दे रही है तो कोई क्यों ही आएगी, कोई फॉरेन कंपनी है नहीं, मतलब कि कोई फॉरेन इंडिविजुअल क्यों ही आके इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो अच्छे से मिल नहीं रहा, लेट से 2-3% मिल रहा तो क्यों ही आएगा। तो इस सिनेरियो में भी जो रुपए की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कि लेट से काफी ज्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। लेट से छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले एरिया में का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म। ऐसे ही लेट्स अगर कंट्री में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो कोई क्यों ही आएगा हमारी कंट्री में, अगर कोई आएगा ही नहीं तो जो रुपए है उसकी वैल्यू को मतलब कि क्या कम हो जाएगी, रुपए वैल्यू कम हो जाएगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, करेंसी डेप्रिशिएट। स्पेकुलेशन, लेट से मार्केट में अफवाह फैल गई कि जो है पर्टिकुलर करेंसी है ना ये डेप्रिशिएट होने वाली है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सम XYZ रीजन। तो क्या करेंगे सारे लोग जाके अपनी करेंसी को मतलब कि जो इंडियन करेंसी है उसको बेचने लगेंगे दूसरी करेंसी में, ठीक है। चाहे एलेक्स $1.50 का है, लोग बोलेंगे भाई हम 100 रुपए देने को तैयार है लेकिन हमें डॉलर दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। कैपिटल आउटफ्लो, एकदम से सारे इन्वेस्टर भारत से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा,
उस सिनेरियो में भी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, चलो। इससे क्या होगा भाई अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए तो? सबसे पहला, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वी हैव ऑलरेडी सीन इट। इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज वी हैव ऑलरेडी सीन इट। करंट अकाउंट बैलेंस में क्या होगा? अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो ये हेल्प कर सकती है हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को ठीक करने में। कैसे? जब करेंसी डेप्रिशिएट करेगी ना तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारा इंपोर्ट है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, तो इंपोर्ट अगर सेम भी है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बढ़ अच्छा होगा ना, इंप्रूव होगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। फॉरेन डेट बर्डन, लेट्स से आप हमारा जो, लेट्स से हमारी जो कंपनी में, हमारे भारत में जो कंपनीज है ना, उन्होंने बाहर से लोन ले रखा है। कहाँ से? फॉरेन करेंसी में। लेट्स से उन्होंने ले रखा $100 का लोन, और जब इन्होंने लोन लिया था ना तो डॉलर की वैल्यू थी 50 रुपए, 50 रुपए थी $1 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो गया? अब भाई साहब लेट से 80 रुपए हो गई। जब लोन लिया था तो 5,000 रुपए में लिया था। ठीक है, अब 8,000 रुपए देने पड़ेंगे चुकाते हो, 3,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉरेन टैक्स बर्डन, बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ऑब्वियस ही बात है, करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी तो उससे क्या हो सकता है? उससे हमारा जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। ये हम लोगों ने देखा था, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है नहीं। टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि लेट से आप लोग किस कंट्री में जाके घूमना प्रेफर करते हो? जहां पे भारत की रुपए की वैल्यू ज्यादा हो, राइट? मतलब इमेजिन ए सिनेरियो, यूएस का $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 हो गया 80 रुपए का। तो ज्यादा लोग आएंगे ना भारत में घूमने के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि अब उनको पहले $1 में 50 रुपए मिल रहे थे, अब 80 रुपए मिल रहे हैं, तो सस्ता पड़ेगा तो ज्यादा लोग आएंगे। सेम गोल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई सो गाइज नाउ हम लोग देख लेते हैं कि अगर करेंसी अप्रिशिएट करती है, यानी कि लेट से $1 50 का था, अब $1 40 का हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? सबसे पहले तो एक्सपोर्ट चैलेंज। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देख चुके हैं जब करेंसी अप्रिशिएट करेगी ना तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, क्योंकि पहले इसको 5 पेन मिलते थे, अगर $10 का पेन है तो $1 में, अब $1 में 4 पेन मिलेंगे, तो लोग क्यों ही खरीदेंगे? यानी एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया। इंपोर्ट कॉस्ट रिडक्शन, इंपोर्ट कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन ये हम लोग देख चुके हैं, ये देखा था कि पहले $1 50 का था तो 5,000 देने पड़ते थे तेल के, अब $1 40 का है तो 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो गया, यानी कि जो चीजें होगी जो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होगी ऑयल पे, वो भी चीजें सस्ती हो जाएगी, राइट? चलो, नेक्स्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। भाई हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो ज्यादा हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैलेंज, एक स्ट्रोंगर करेंसी जो है, एक कंट्री कैन मेक ए कंट्री लेस अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हमारा जो करेंसी है ना वो ज्यादा स्ट्रोंगर है। पहले $1 50 का था ना, अब $1 40 का हो गया, तो इन्वेस्टर क्यों ही आएंगे, है नहीं? तो जिसकी वजह से एफडीआई हमारी कम हो जाएगी। टूरिज्म इम्पैक्ट क्या होगा कि एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन बन जाएगी फिर इंडिया, अगर करेंसी अप्रिशिएट करती है तो हमारा टूरिस्ट सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एफडीआई। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो, कोई भी फॉरेन एंटिटी अगर भारत में आके अगर वो 10% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करती है किसी भी लिस्टेड इंडियन कंपनी में, तो उसको एफडीआई बोलेंगे। अब इसको ध्यान से समझो, ठीक है? जैसे शेयर मार्केट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह की कंपनीज होती है, एक तो होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। ओके, अगर लिस्टेड कंपनी में वो 10% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दी है कोई भी फॉरेन एंटिटी, तो उसको हम लोग एफडीआई बोलेंगे। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में अगर, मतलब अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी फॉरेन कंपनी आके 1% भी इन्वेस्ट कर दिया ना, तो भी वो एफडीआई में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अनलिस्टेड कंपनी में इरिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड इज ऑलवेज ट्रीटेड एट एफडीआई। ये आप लोग को याद रखना है। जब एफडीआई आती है ना तो इसमें जो कैपिटल है, मतलब कि पैसा हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें ट्रांसफर होती है। मेनली इसको प्राइमरी मार्केट में डील किया जाता है। और जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शेयर इक्विटी एंड ऑल दैट सब चीजों में कर सकते हैं। ठीक है, एफपीआई क्या होता है? एफपीआई कुछ नहीं है, जो कि 10% से कम शेयर्स में इन्वेस्ट करे उसको एफपीआई बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ट्रांसफर होता है, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह नहीं होती। इसको जनरली सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है, लेकिन
एफपीआई को प्राइमरी मार्केट में भी किया जा सकता है, ये आप लोग को याद रखना है। ओके, नाउ शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली, मतलब लेकिन शेयर से अलग, जैसे कोई भी फॉरेन एंटिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, जैसे बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकती है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन कौन एफडीआई रिसीव कर सकता है? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, वेंचर कैपिटल फंड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्टार्टअप। याद रखना, ट्रस्ट और एनजीओ नहीं कर सकते, बस इतना याद रखना। सेक्टोरल गैप क्या है? लेट्स से किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 74% जो है वो एफडीआई अलाउड है, तो जो ये कैप है ना 47 74%, ये भाई साहब इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, एफडीआई भी एफपीआई भी। जो जो भी कैप होती है ना वो कंपोजिट कैप होती है, ठीक है? मतलब कि बोलते हैं ना 50% तक अलाउड है, तो उसमें एफडीआई एफपीआई दोनों मिला के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लेट से अगर एक बार एफडीआई आ गई, किसी कंपनी ने लेट से इन्वेस्ट कर दिया 15%, थोड़े टाइम बाद उसने अपने शेयर कम करके 7% कर दिए, ठीक है, तो बी, ये एफडीआई ही कंसिडर की जाएगी। तो एक बार एफडीआई आ गई तो उसको एफडीआई ही कंसिडर किया जाएगा, चाहे फिर वो बाद में वो अपने शेयर घटा भी क्यों ना दे, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है। गवर्नमेंट रूट्स, मतलब एफडीआई जो आते हैं ना, दो रूट्स के थ्रू आती है, गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट, कि तुम भारत में आओ और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, कि तुम्हें पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद ही तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि पूछना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्ट मतलब कि सेक्टर में करनी है, उसका जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगी उसकी परमिशन चाहिए होगी। अगर 5 करोड़ से ज्यादा, 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रपोजल है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसको अप्रूव करेगी, ये आप लोग को याद रखना है। एफडीआई फ्रॉम कंट्री विद विच इंडिया शेयर बॉर्डर इज अलाउड ओनली अंडर अप्रूवल रूल, यानी कि जो भी हमारी जिससे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है ना, तो वहां पे, या फिर मरीन बाउंड्री शेयर करता है, वहां पे जो एफडीआई है ना, वहां से लेट से बांग्लादेश से एफडीआई आ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के अंडर ही अलाउड है, ठीक है? गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट क्या? शेयर्स हो गए, वारंट्स हो गए, मतलब कि आपने फ्यूचर डेट पे उसको शेयर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? कंपल्सरी मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स हो गए, डिपॉजिटरी रिसीट होगी, एडीआर जीडीआर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, याद ये रखना है इसमें, जो भी बोरोइंग वाले कंपोनेंट है ना वो नहीं हो गए यहाँ पे, ठीक है? बोरोइंग वाले कंपोनेंट ऐसे नहीं हो गए। कंट्री जो कि सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करती है वो है यूएसए, फिर है चाइना, इंडिया 8वें नंबर पे है। इंडिया ने सबसे ज्यादा एफडीआई जो रिसीव किया है वो 2021-22 में किया था, $85 बिलियन का। 2022-23 में इसका $70 बिलियन के अराउंड है। टॉप एफडीआई सोर्स हमारा सिंगापुर से आ रहा है। सेक्टर जो जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है जिस सेक्टर में, वो है सर्विस सेक्टर। और जो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है वो है महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो, ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट, with reference to the international trade of India at present, which of the following statement are correct? India's merchandise exports are less than its merchandise import. ये बोल रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो कम है लेस मर्चेंडाइज इंपोर्ट से। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि हम जो है इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, राइट? India's import of iron, steel, chemical, fertilizers have decreased in recent year. We don't know, let's say, because ये practically possible भी नहीं है इन चीजों को याद रखना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है, हम सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? हम लोगों ने पढ़ा भी है, थर्ड ठीक है। इंडिया ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। 134 इज द आंसर, डी। प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, नहीं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। इकोनॉमिक पोटेंशियल, नथिंग लाइक दैट। 2 and 3 इज द आंसर, बी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी हम लोगों ने पीछे डाटा किया था कि ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना था, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का
कुछ कंपनीज ने बेनिफिट उठाया, ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी अगर पहली गलत हो जाएगी तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आंसर डी ही है, ठीक है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। ये चीजें आप लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो लेकिन जनरली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज जनरली गलत होता है, लेकिन इसको नॉलेज के बेसिस पे फिर भी सोल्व करके देखते हैं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल्स आर्टिकल्स constitute an important item of trade between India and Bangladesh, ठीक है। In last 5 years, Nepal has been India's largest trading partner in South Asia। भाई ये जरूर मालूम है हमको कि जो साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना इंडिया का, वो बांग्लादेश है, ना कि नेपाल। तो ये थर्ड काट सकते हैं, थर्ड गया, थर्ड गया। फर्स्ट वाला जनरली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज गलत होता ही है, आंसर हो गया सेकंड, बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अकाउंट विच द गवर्नमेंट कैन टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। देख, डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू यानी कि डेप्रिशिएट कर देते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है, जो कि हमको हेल्प करेगा करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में। पहले बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी गलत। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करी तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा ट्रेड अकाउंट जो है वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, है नहीं। सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत। तो आंसर या तो सी या डी। एडॉप्शन सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट एफडीआई एफपीआई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया डी, सिंपल। नाउ, इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, मतलब कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे क्या होगा। डीवैल्यूएशन का सेम मतलब होता है डेप्रिशिएशन का, बस ये आरबीआई करती है जानबूझ के। डेप्रिशिएशन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, मतलब सेम ही होता है। क्या क्या होगा भाई, नेसेसरली मतलब होगा ही होगा। इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने देखा करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, भाई डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, भाई हमें कैसे पता, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ गया लेट से, लेकिन हमारा इंपोर्ट हो सकता है उसी स्पीड से बढ़ा हो। जब तक हमें इंपोर्ट के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम नहीं बता सकते ना, समझ रहे हो। तो हमारा जरूरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। तो थर्ड गलत है, आंसर हो जाएगा ए ओनली। देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट। डेफिसिट को कम करना कैसे करोगे, पैसों को बढ़ा के, मतलब पैसे का सोर्स बढ़ा के, अर्निंग कम करके, एक्सपेंडिचर कम करके। रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेगा। ये हम लोग कर चुके हैं कहाँ पे, जब हम लोगों ने टाइप ऑफ डेफिसिट किए थे उस वाली वीडियो में डिटेल्ड में कवर्ड है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नई वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, हमें तो खर्चा कम करना है। रेशनलाइजिंग सब्सिडी, बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी को रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करोगे तो इससे क्या होगा भाई, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करते हुए क्या होगा बताओ मुझे यार, इसमें तो पैसा चाहिए ना, हमें तो कम करना एक्सपेंडिचर। तो ये भी गलत, 1 and 3 इज द आंसर। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो, इनमें से कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यस वी हैव सीन इट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, यस। एफ आई आई विद मोर देन 10% कंसिडर्ड एज एफडीआई, तो ये सर्टेन कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यस, एडीआर जीडीआर वी हैव सीन इट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, गलत, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी मीन्स, मतलब कि आप फ्रीली कन्वर्ट कर रहे हो रुपए को दूसरी करेंसी में और वाइस वर्सा, ठीक है। भारत में ना करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, यानी कि करंट अकाउंट के लिए तो फुल कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट वो एफडीआई एफपीआई उनके लिए फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोगों ने फुल कन्वर्टेबिलिटी कर दी तो भारत में एकदम से बहुत सारा एफडीआई आ जाएगी, और हो सकता है कल को एकदम से वो निकल भी जाए, जिसकी वजह से इंडिया वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट तक कन्वर्टेबिलिटी है, फुल कैपिटल अकाउंट नहीं है। बोथ एफडीआई एफआईआई रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। एफआईआई ब्रिंग मैनेजमेंट स्किल, गलत, एफडीआई लेके आता है। एफआईआई हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी, ठीक है, वाइल एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक टेक सेक्टर, ओके। एफडीआई फ्लो इनटू द सेकेंडरी मार्केट, गलत, एफडीआई जो है प्राइमरी में होती है। एफआईआई इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, गलत,
एफडीआई ज्यादा स्टेबल है, एफआईआई नहीं, ठीक है। एफआईआई क्या, कभी भी पैसा निकाल के जा सकते हैं, ओके। तो आंसर हो जाएगा बी, कि एफआईआई जो है वो पैसा लेके आती है, एफडीआई जो है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को ही टारगेट करती है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके। तो आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर कवर्ड है? पहले प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था, ये हम लोग कर चुके हैं बजट डेफिसिट वाली क्लास में, राइट। हम लोगों ने वो रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट सब किया था ना। तो नॉन प्लान जो है ना, नॉन प्लान जो है ये कुछ भी नहीं है। ये आपका जो रिवेन्यू अकाउंट है ना वो है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट, ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई? डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर में ये बताओ कि वो सैलरी के लिए है या फिर कुछ मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए है। वी कांट से दैट। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन के बेसिस पर आंसर करेंगे इसका। इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल ठीक है, सैलरी पेंशन बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी बिल्कुल ठीक है। दो तीन चार होना ही चाहिए। दो तीन चार, दो तीन चार गलत है, गलत है, गलत है, आंसर हो गया सी, यानी कि पहला भी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर भारत में दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मतलब कि अगर कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है नियर बाय फ्यूचर में, तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो इंडिया को इम्यूनिटी देगा? कैसे देगा इम्यूनिटी? अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हमें यह देखना है कि भारत को डिपेंड नहीं रहना है दूसरे कंट्री पे, ठीक है। कैसे? नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, बिल्कुल ठीक है। हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए भी तो। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक, गलत है भाई। अगर हम लोगों ने ज्यादा फॉरेन बैंक खोल लिया ना और एकदम से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ेगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, बिल्कुल गलत। यार हमने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दिया, एकदम से एफडीआई आ गई, एकदम से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, सारे पैसे लेके भाग गए, तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो आंसर हो जाएगा ए ओनली। इनमें से कौन सा एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज ए इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल एसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी, नॉट नेसेसरी। ये अनलिस्टेड में भी हो सकता है। लिस्टेड में 10% है, मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए, अनलिस्टेड में चाहे 1% ही क्यों ना हो, वो भी एफडीआई आएगा, पहला गलत। लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, नॉन डेट कैपिटल, मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन, ये सारी चीजें है नहीं। जब हम लोग वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बजट वाला टॉपिक कर रहे थे, राइट। इट इज ए इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। क्या हम एफडीआई अपनी उधार चुकाने के लिए लगाते हैं? नहीं। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन फॉरेन, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई इसको एफआईआई बोलते हैं, ना कि एफडीआई, ठीक है। तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा बी। एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, क्योंकि कभी आप लोगों ने फिजिकल डेफिसिट में सुना है कि एफडीआई से हम लोगों ने इतना पैसा लिया है? नहीं, क्योंकि ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, कोई उधार थोड़ी ना, ये लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।